हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हमारे सामने आपके लिए एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 09 है और आज हम लोग एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 09 का डिस्कशन करेंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 09, तो 09 में जीएस के टोटल जो है 25 क्वेश्चन है, जिसमें आपके 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन होंगे। आइए हम बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा सबसे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, आपको जो पेपर मिला होगा उस पेपर में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है। जो जीएस का पोर्शन है उसमें 26 से लेकर 50 तक है। उस आधार पे 26वां क्वेश्चन या आपका जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो आपके सामने है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विच इज द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर टी क्रॉप। चाय की फसल के लिए उपयुक्त, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अब चूंकि यहाँ पे बात की गई है मिट्टी के लिए, देखिए जब भी हम बात करते हैं फसल, फसल क्या होती है? सिंपल कह दें, किसी एक ही प्रकार के पादप का बहुसंख्यक प्रति हेक्टेयर या क्षेत्रफल में होना ही फसल कहलाता है। अगर इसको हम एक दृष्टिकोण के आधार पर देख रहे हैं, चूंकि चाय बात करते हैं, चाय है, कॉफी है, फल है, फूल है, ये एक प्रकार की व्यावसायिक फसलें होती हैं। तो हमें ये देखना है कि जो व्यावसायिक फसल है भाई, हर एक फसल को जमीन में होती है। तो जमीन में होने के लिए उसके लिए उपयोग जलवायु उपयुक्त, अगर हम कहें मिट्टी उपयुक्त जो है, उसके लिए वातावरण होना चाहिए। तो उसी आधार पे चाय की जो फसल है उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें चाय की फसल अच्छे से हो सकती है, ये हमें आज देखना है, ये जानना है। तो जैसा कि मैं अगर आपसे एक सिंपल भाषा में आप कहूँ तो सीधे अब मैं आपको आंसर देता हूँ, फिर मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा। चाय के लिए लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी, अगर चाय की बात करते हैं तो चाय के लिए जिस प्रकार की मिट्टी का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं लैटेराइट मिट्टी। क्या कहते हैं? लैटेराइट। तो ये आप देख रहे हैं, ये लैटेराइट चाय के लिए होती है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ अन्य मिट्टियां भी दी हुई हैं, जैसे दिया है ऑलिवल सॉइल। ऑलिवल सॉइल जो है, इसको हिंदी में अगर मैं कहूँ, इसको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जैसे डेजर्ट सॉइल है, तो इसे हम लोग कहते हैं रेगिस्तानी मिट्टी या रेगिस्तान की मिट्टी ये कही जाती है, ये रेगिस्तानी मिट्टी। जैसे ब्लैक सॉइल, तो इसे हम कहते हैं काली मिट्टी। क्या कहते हैं? काली मिट्टी। ऐसे तो ये अलग अलग इसके हिंदी में नाम हो गए। अब समझिए, पहले जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में हमारे ऐसे फसल जैसे रबी, खरीफ, जायद, इनकी फसलें ज्यादा उपयोगी होंगी। जलोढ़ की मिट्टी में हम धान की अगर रोपाई करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं, तो ये ज्यादा सुटेबल है। जैसे रेगिस्तानी सॉइल, रेगिस्तानी सॉइल या बलुआ मिट्टी कह दें, तो बलुआ मिट्टी में फसलों का उत्पादन बहुत ही कम होता है। हाँ, फिर भी अगर उत्पादन के तौर पे कहें, जैसे बलुआ मिट्टी है तो वहां पे शकरकंद बोई जा सकती है। बलुआ मिट्टी में ज्यादातर नागफनी, कैक्टस, हर्बी बुशेस, ये सब होते हैं उत्पादन में। जैसे काली मिट्टी आप देख रहे हैं, काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन होता है बच्चों। ठीक है, किसमें होता है? काली मिट्टी में। तो कपास का पर्याप्त उत्पादन है, गन्ने का पर्याप्त उत्पादन है। वैसे चाय के लिए अगर हम बात करें, तो चाय के लिए जो हमारी मिट्टी होगी वो क्या होगी? लेटराइट मिट्टी होगी। चाय के लिए क्या मिलेगा आपको? जहाँ चाय लगाएंगे वहां आप लगा सकते हैं लेटेराइट। सो लेटेराइट सॉइल जो है, ये चाय के लिए जो है उपयोगी है या अ, है प्रमुख है। चाय के लिए क्या है? लेटराइट सॉइल जो है ये प्रमुख है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चाय के लिए सी बिल्कुल सही आंसर। आइए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द एलिमेंट विच इज द मोस्ट आइसोटॉप्स आर। सर्वाधिक समस्थानिक वाले तत्व कौन से हैं? अच्छा, अब कई बार दिमाग में आता है प्रश्न ये समस्थानिक और समभारिक। एक शब्द होता है आइसोटॉप, एक शब्द होता है आइसोबार। क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं बचपने में, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं बच्चों, तो क्वेश्चन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से आता है, ये कई दफे बनता है। एक शब्द होता है आइसोबार, एक शब्द होता है आइसोटॉप। तो पहले जान लीजिए आइसोबार क्या है। आइसो भाई, आइसो मतलब होता है एक समान। आइसो माने क्या है? एक समान। और बार का मतलब होता है दाब, एक समान दाब वाले।
तो यहाँ पे जो दाब है वो दाब किससे है, भार से है। तो एक समान परमाणु भार वाले तत्व एक साइड हो जाएंगे, और टॉप ये हो गया एक समान परमाणु, एक समान परमाणु क्रमांक वाले तत्व, ये एक एक जगह हो जाएंगे ऐसे करके। अब ये मतलब जो मैं आपको लिख रहा हूं ये कैसे हम समझें या कैसे इसको हम अच्छे से डिफाइन कर पाए, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हमें जो बात की गई है वो बात की गई है समस्थानिक, माने समान स्थान पे। आइसोटॉप इंग्लिश में क्या बोले हैं, इंग्लिश में बोले हैं आइसोटॉप, मतलब एक समान परमाणु क्रमांक। जैसे मैं देखो आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल समझेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आती हैं। जैसे जैसे मित्रों अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन की बात करते हैं। अब कार्बन का प्रतीक क्या होता है, 6 होता है। जैसे 6 प्रतीक है तो 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। अब आप क्या देख रहे हैं कि हमने 3 बार कार्बन लिखा, लेकिन तीनों जगह परमाणु क्रमांक, अब ये परमाणु क्रमांक है, इसे ही आप कहोगे परमाणु क्रमांक, वो 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन परमाणु भार क्या क्या है यहाँ पे, अलग अलग है। ऐसे ऊपर एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 40। इसका परमाणु भार, माफ करिएगा, इसका 20 होगा बच्चे, हाँ इसका हो गया 20। अब देखो लाइन से ना 18, 19, 20, लेकिन परमाणु भार 40, परमाणु भार 40, परमाणु भार 40। अब देखिए परमाणु भार जो है, परमाणु भार मतलब दाब जो है वो क्या है, समान है। उसी तरीके से कह रहा है कि सर्वाधिक समस्थानिक वाले तत्व कौन से हैं। अब इन चारों में ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें एक समान स्थान कई बार वो आ रहे हों। तो एग्जाम्पल के तौर पे या ऑप्शन के तौर पे हमारे पास पोलोनियम है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। पोलोनियम, पोलोनियम हो जाएगा, यही क्या है इसका करेक्ट उत्तर है, पोलोनियम। क्या हो जाएगा, पोलोनियम इसका सही आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, पोलोनियम है, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों, आउटब्रेक ऑफ अ जॉन्डिस इज कॉज ड्यू टू, पीलिया का प्रकोप किसके कारण होता है। अब पीलिया एक प्रकार की बीमारी है, ये क्यों होती है, इसका क्या कारण है। एग्जाम्पल दिए हैं, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या थर्मल पोल्यूशन। क्या होता है, सबसे पहले आइए पीलिया जाने होता क्या है। जैसे जब बच्चों हम, मुझे याद है मैंने आपको एक बार एक चैप्टर पढ़ाया था यूट्यूब पर, अगर आप चाहें तो उसको हमारा चैप्टर देख सकते हैं, पाचन तंत्र। एक चैप्टर में आपको पढ़ा चुका था पाचन तंत्र। अगर आप पाचन तंत्र को देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा, आपको मिलेगा कि आप इस तरीके से, ऐसे आप इस तरह से याद होगा आपको, ऐसे आप पाचन तंत्र को ऐसे करके रखेंगे, ऐसे। अब आप यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पे एक अंग है इस तरह से, यहाँ निचले हिस्से में तो हमें हमें जो है मिल जाता है क्या, ऐसे। ये कुछ इस तरह की आकृति हम लोग बनाते हैं पाचन तंत्र के लिए, जिसमें आप ये वाली जो आकृति देखते हैं बच्चों, इसे इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीवर। इसे क्या कहते हैं, लीवर। अब लीवर में जब कभी बाइल रूबिन, मैं क्या कहूं, बाइल, बाइल रूबिन एक, या बाइल बर्डीन, बाइल बर्डीन, बाइल रूबिन और बाइल वर्डिन, ये दो पिगमेंट्स जो हैं जब हमारी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होते हैं, या ये दो पिगमेंट जब एक्सेस कर जाते हैं, तो इनके एक्सेस करने के कारण ही क्या होता है, लीवर में पीलिया
या पीलिया की शिकायत आती है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में जॉइंडिस भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में जॉइंडिस भी कहते हैं। तो जॉइंडिस या पीलिया होना, इसके पीछे होता है दूषित जल। क्या होता है? दूषित जल। दूषित जाने जल माने कि आप इसको अंग्रेजी में कहेंगे पॉल्यूटेड वाटर, या वाटर पॉल्यूशन से ही ये बीमारी होती है। तो वाटर पॉल्यूशन जो है इस बीमारी का है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, एफ सी वाला, वाटर पॉल्यूशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा मित्रों। सो जो भी बच्चे हमारे वाटर पोल्यूशन के साथ गए होंगे या जिन्होंने इस आंसर को टिक किया है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है आपका? वाटर पोल्यूशन, माने सी इज द बिल्कुल करेक्ट है, सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द आयनोस्फेयर डज नॉट अलाउ टू पास वेव द दे आर टर्म एज। आयन मंडल तरंगों को गुजरने की अनुमति नहीं देते, उन्हें कहा जाता है। आयन मंडल तरंगों को गुजरने की अनुमति नहीं देते, उन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोवेव, विजुअल लाइट वेव, बोथ ए एंड बी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, क्या कहा जाता है ऐसे को? तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, आयन मंडल तरंगों को गुजरने की अनुमति नहीं देते हैं। अब अगर हम बात करें मंडल कौन कौन से होते हैं और किन मंडल में कौन सी तरंगे चलती हैं, हम इस बात को कैसे समझ पाएंगे? आइए देखते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं, हमारी ये पृथ्वी है, मान लीजिए बच्चों ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर क्या है, हमारे सारे लेयर पाए जाते हैं। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे चार लेयर, ये पांच लेयर मान लो। तो सबसे निचले सतह पे जो लेयर पाई जाती है, इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है, इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है, उसे कहा जाता है मीजोस्फेयर। इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है, इसे कहते हैं हम लोग थर्मोस्फेयर। और इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोस्फेयर। ऐसे। सो ये सारी प्रमुख क्या हो गई? ये प्रमुख इस तरह से लेयर हो गई ऐसे। अब क्वेश्चन में क्या है कि आयन मंडल तरंगों को गुजरने की अनुमति नहीं देता। तो हम बात कर रहे हैं देखिए थर्मोस्फेयर का ही एक और नाम है आयनोस्फेयर। तो भाई सभी मंडल से तरंगे अगर आ रही हैं, या इधर से तरंगे जो हैं ऊपर की ओर मान लो जा रही हैं, तो ये जो थर्मो आयन मंडल है, इनमें कौन सी लेयर का जो है या किस प्रकार की जो है तरंग जो है नहीं गुजर पाती? तो यहाँ पे अगर हम कहें तो जो एम्पली है ना, एम्पलीट्यूड है, तरंग दैर्ध्य है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट, ठीक है, मॉड्यूलेटेड वेब यहाँ से नहीं गुजरती। ये यहाँ से नहीं गुजरती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला जो है बच्चे, वो क्या है? डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है एक और हमारे पास में, जो कि ये अभी एक नया ही क्वेश्चन है रिसेंट में। सोयूज सोयूज स्पेस क्राफ्ट इज रिलेटेड टू। सोयूज अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है? आपके पास में चार ऑप्शन दिए हैं, चाइना है, जापान है, ताइवान है, या रशिया है। सोयूज अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है? चाइना, जापान, ताइवान या रशिया, किससे संबंधित है? सो प्यारे बच्चों, वैसे नाम से तो लग रहा है कि ये शायद चाइनीज या कुछ जापानीज नाम है, लेकिन फिलहाल ये चाइनीज या जापानीज नहीं है। ये बच्चों रशिया जो है, रशियन नाम है। सो इसका रशिया से जुड़ता है। रशिया का एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है सोयूज। सोयूज क्या है? ये रशिया का एक स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट ऑफ रशिया। ये क्या है बच्चे? स्पेस क्राफ्ट ऑफ रशिया है सोयूज। इसे सोयूज कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोयूज कहते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट, रेडियो एक्टिव तत्व उत्सर्जित करते हैं। रेडियो वेव, इंफ्रावेव, अल्ट्रावायलेट वेव या अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। देखिए कभी भी बात करते हैं हम लोग, सिंपल जानिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या हैं और हम इन्हें कैसे पहचानते हैं।
तो अगर हम सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे वो सभी तत्व जिनको हम एफ ब्लॉक में रखते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सिंपल हम एक ऐसा कह सकते हैं, ऐसे तत्व जो प्रकृति में स्वतः विघटित हो जाए, जिनका अपने आप ही डिसोल्यूशन हो जाए या डिसॉल्व हो जाए, उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो धर्मी तत्व। और जब रेडियो धर्मी तत्व एलिमेंट्स जब एमिट करते हैं अपनी ऊर्जा, सो ये रेडिएशन करते हैं जिसका नाम है अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा और गामा जो है रेडिएशन देते हैं। अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का जो रेडिएशन है ये क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं रेडिएशन। अल्फा बीटा और गामा का जो रेडिएशन है वो ये तीनों क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऐसे ए बी अल्फा बीटा और गामा ये तीनों क्या है, बिल्कुल इसके करेक्ट हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। परमाणु रिएक्टर में बोरान की छड़ों का उपयोग के लिए किया जाता है। बोरान रॉड इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज टू। परमाणु रिएक्टर में बोरान की छड़ों का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं। एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन, ताकि वो अधिक से अधिक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे, उनको अवशोषित कर ले। एब्जॉर्ब अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर ले, उनको अल्फा पार्टिकल अल्फा के कणों को अवशोषित कर ले। स्लो डाउन द रिएक्शन, मतलब प्रक्रिया की गति को धीमा कर दे। स्पीड अप द रिएक्शन, या प्रक्रिया की गति को तेज कर दे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, न्यूट्रॉन को क्या करे, जो एक्सेस न्यूट्रॉन है उनको ऑब्जर्व कर ले। माने न्यूट्रॉन की जो संख्या ज्यादा हो रही है या एक्सेस है, उन्हें क्या करना है, इन्हें अवशोषित कर लेना है। सो बोरान की छड़ों का प्रयोग जो है यही होता है। तो बोरान की छड़ों का प्रयोग क्या है, ऑब्जर्व द एक्सेस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा बच्चे। जो ए के साथ में गए हैं या जिन्होंने किया है वो बिल्कुल जो है सही है, गलत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के इतिहास के विज्ञान को कहा जाता है। आइए देखिए, अगर हम कहें कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, सिंपल भाषा में स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है बेटा, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अच्छा, इसमें अगर हम कहें तो इसे हम ब्रह्मांड विज्ञान भी कह सकते हैं बच्चों। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान, ऐसी भी संज्ञा जो है इसको हम दे सकते हैं, या ऐसी संज्ञा से हम इसको जो है बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉस्मोलॉजी। ये क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कॉस्मोलॉजी जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये कॉस्मोलॉजी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर पोल्यूशन इज इन अ रिवर इज मेजर्ड बाय। नदियों में जल प्रदूषण को मापा जाता है। डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ द क्लोरीन, डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ द ओजोन, डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। नदियों में जल प्रदूषण को मापा जाता है। किस आधार पे हम नदियों में होने वाले जल प्रदूषण को माप सकते हैं? देखिए भाई, जल में प्रदूषण है, इसको मेजर करने के लिए क्लोरीन को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो जहां तक नहीं, वैसे क्लोरीन का तो आंसर, मतलब क्लोरीन का प्रयोग हम वहां करते हैं जैसे पेय युक्त जो जल है उसको साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन को रखा जाए तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व होती है क्वांटिटी, तो प्रॉपर जो है इसका जो है मेजरमेंट बनता है। जी बिल्कुल। सो ये जो है सही होगा इसके लिए। ठीक है, डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जितना ज्यादा डिसॉल्व होती है उस आधार पे ही हम ये कह सकते हैं कि वाटर का जो पोल्यूशन है वो कहाँ तक जो है वो सही है। इस आधार पे हम इसको मानेंगे। अच्छा बच्चों, मैं और बात बता दूं, कभी क्लोरीन की बात की जाए तो याद रखिएगा, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोलियां डालकर लोग साफ करते हैं या उसको शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि
अगर हम बात करते हैं कि कपड़े को लोग क्या करते हैं, कभी साफ रखते हैं या अलमीरा में रखते हैं, तो उसमें फिनाइल की गोलियां रखते हैं ताकि उसमें कभी चूहे या अन्य प्रकार की कोई छोटे बैक्टीरियल को जो है उसमें ना आ ना पाए और कपड़े थोड़ा साफ बने रहें। ओजोन जो है एक अल्ट्रावायलेट रेज आने वाली सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और इसका डे हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। नाइट्रोजन एक प्रकार की गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा या मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वैल्यू लगभग 78% है। और डिसॉल्व क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो हम वाटर के रिवर वाटर को क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन के से मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका जो था वो आंसर नंबर डी था। जो भी विद्यार्थी हमारे डी आंसर किए थे उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बेटा, कौन सी गैस फूलों के रंग को ब्लीच करती है। देखो ब्लीच का मतलब यहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि कौन सी गैस है जो फूलों के रंग को उड़ा देती है, फूलों के रंग को खत्म कर देती है। अब आपके सामने ऑप्शन है, फास्फीन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, क्लोरीन गैस है या नाइट्रोजन गैस है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस क्या करती है, फूलों के रंग को उड़ा देती है। तो याद रखेंगे हमेशा, इसे गड़बड़ ना करें। फूलों के रंग को उड़ाने वाली गैस जो है वो क्या है, क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस है। फूलों के रंग को उड़ाने वाली जो गैस है वो क्या है, क्लोरीन है। सो इसका जो आंसर है क्या है, क्लोरीन गैस, सीएल गैस आप कह सकते हैं। क्लोरीन गैस इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं समझता हूं जो भी बच्चे हमारे क्लोरीन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, फास्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस ये नहीं है बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से लेते हैं। ओके, आइए, चूंकि इस क्वेश्चन को देख के मुझे अपने बचपन में मुझे याद है, पेड़ पौधे करते हैं भोजन का निर्माण करते हैं और उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आइए समझिए कैसे। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो वहीं से इसका जो पोर्शन है या इसकी जो चीजें हैं वो क्लियर आपको समझ में आएंगी। जैसे बच्चे अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि कोई पत्ती का रूप है, ऐसे करके कोई पत्ती का रूप है ऐसे। अब ये एक ऐसे करके मान लो ये है और ये लीफ का रूप है यहाँ पे। अब लीफ में हम इस तरह की एक आकृति देखते हैं ऐसे। आपने कभी नाम सुना होगा स्टोमेटा, स्टोमेटा का नाम आपने सुना होगा। ये पादप रंध्र होते हैं जहाँ से ये कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है चले जाते हैं इसमें। आप तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीव्स। सो लीव्स जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों। एक बात और थोड़ा देख लेंगे, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वहां से भी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जरा रिएक्शन में चीजें देख लें क्या रहती है। रिएक्शन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है ऐसे। अब ये देखिए C6H12O6 और 6CO2 ऐसे करके, सॉरी O2 माने ऑक्सीजन। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर सनलाइट है, नीचे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल मतलब जिसे आप क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है।
ऐसे करके वाटर, और ये इस तरह से। तो ये हिस्से जो है ये प्रमुखता से चलते हैं। सो ये प्रमुख है, इस तरह से आप नोट कर लें इसको। सो आप अगर चाहें तो इसको नोट भी कर लें अब जब आप वीडियो को देखिएगा बच्चों। सो लीव्स जो है इसका करेक्ट आंसर, आपको क्या मिलेगा करेक्ट आंसर? लीव जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, माने पत्तियां ही इसका सही उत्तर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंड द क्लोरोफिल? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल में पाया जाता है? देखिए क्लोरोफिल में क्या कंटेंट पाए जाते हैं, अगर हम सिंपल कहें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एल्युमिनियम। ये मैग्नीशियम के जो हैं ये क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम के। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम के कंटेंट आपको मिलेंगे यहाँ से। अगला है solubility of the gas is solubility of a gas in a liquid increase on। किसी तरल में गैस की घुलनशीलता बढ़ जाती है, इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द टेम्परेचर, एडिशन द कैटलिस्ट, लॉवर्टी ऑफ द प्रेशर, या मतलब प्रेशर कम करता है। तो सिंपल समझे, कभी किसी गैस में अगर किसी किसी तरल में गैस की घुलनशीलता जब बढ़ जाती है, इंक्रीज द प्रेशर, अगर प्रेशर के इंक्रीज होने पर ही ऐसा होता है। मतलब अगर दबाव बढ़ता है, दाब या दबाव दबाव बढ़ता है, अगर दबाव बढ़ता है तो तरल की घुलनशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तरल की घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नेफ्रॉन इज अ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? नेफ्रॉन जो है निम्नलिखित में से किस अंग में मौजूद होता है? बच्चों जहां तक मुझे याद है एक शब्द अंग्रेजी में होता है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, और नेफ्रोलॉजी का मतलब है आप नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। आपने इस तरह की आकृतियां देखी होंगी साइंस में, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। आप इस तरह की आकृति अगर देखे होंगे, और यहाँ पे इस तरह से एड्रिनल्स ग्लैंड होते हैं, और यहाँ ऐसा। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ किडनी का हिस्सा जो है, जिसे हम कहते हैं वृक्क या किडनी, किडनी अगर मैं कहूँ तो इसे आप गुर्दा भी कह सकते हैं, गुर्दा। किडनी में आता है ये वाला हिस्सा, हार्ट, लीवर और ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है ऐसे। तो ये किडनी वाले हिस्से में आपको मिलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वक्र या फिर किडनी, माने ये डी वाला ऑप्शन जो है बच्चों, ये जो है बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे विद्यार्थी डी के साथ में जा रहे हैं, जिन्होंने डी आंसर किया है, उन सभी का आंसर क्या है? उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता को प्रभावित करता है? सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि भाई जैव विविधता क्या होती है। देखिए अगर मैं सिंपल कहूँ जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता आप कह सकते हो, जैव विविधता पृथ्वी का वह क्षेत्र या किसी भी स्थान का वह क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग वैरायटी या भिन्नताओं में पशु, पक्षी, कुछ जीव जंतु, अलग तरह की वनस्पतियां एक ही जगह विद्यमान हो, फल फूल रही हो, उनका जीवन आगे बढ़ रहा हो। तो इस प्रकार की बनी हुई स्थितियां या परिस्थितियां जो हैं उस पर्टिकुलर रीजन के लिए कही जाती हैं जैव विविधता का क्षेत्र। जैसे अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं या एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, जैसा कि आप भारत का ये इस तरह का दृश्य देखते हैं। भारत में ये जो क्षेत्र है, ये वाली जो लाइन का हिस्सा है, ये हमारा कहलाता है पश्चिमी घाट। ये हमारा कहलाता है पश्चिमी घाट। अच्छा, अब पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट की कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है,
और पश्चिमी घाट को अगर हम देखें तो हम किन किन हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पश्चिमी घाट को हम काठियावाड़ काठियावाड़ तट, फिर इसे हम कोंकण तट, इसके बाद में कन्नड़ तट, इसके बाद में मालाबार तट। हम इन तटों में इस पूरे रीजन को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चे जो सबसे नीचे का जो क्षेत्र है, माने हम जिसे केरला वाला रीजन कहते हैं, उसी को कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट। और ये जो मालाबार तट है, या हम इसे कहीं कहीं पे किताबों में लिखा रहता है सह्याद्री घाट। क्या लिखा रहता है, सह्याद्री घाट। अब ये जो सह्याद्री घाट है, ये जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए क्या है, ये जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है जैव विविधता के नाम से। सो ये एरिया क्या है, काफी हिस्सा पॉपुलर है। अच्छा, जैव विविधता दिवस भी हर साल हम लोग मनाते हैं 22 मई को। तो अब देखिए, अब इतनी बातें समझ पाए हैं, तो अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, भाई स्वाभाविक है, करेगा। ओशियन एंड एसिडिफिकेशन हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, ये भी हो सकता है। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सभी हैं, ऑल ऑफ अबव। मतलब जो भी विकल्प हमारे पास दिए हैं ABCD, सभी जो है इसमें सही है। तो ऑल ऑफ अबव से ये क्या है, सभी करेक्ट हो जाएंगे, ऑल इज। बच्चे अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द पॉलीमर ऑब्टेन बाय द कंसिडरेशन ऑफ द हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डायमिक और एपिडिक एसिड के संघनन के प्राप्त बहुलक क्या कहे जाते हैं। इसके बहुलक क्या कहे जाते हैं, अगर मैं कहूं एक भाषा में, तो इसको नायलॉन 6,6 ही कहेंगे। हम क्या कहेंगे इसको, इसको हम कह देंगे नायलॉन 6,6। ये अब नायलॉन 6,6 क्या कहलाता है, ये कहलाता है हेक्सामेथिलीन डायनामीन और एपिडिक एसिड। सो ये जो है इसका प्रमुख हिस्सा ये कहलाता है, ये है इसके प्रमुख हिस्से में ऐसे। सो ये प्रमुखता से कहलाता है ये। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, सही है। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं, ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साउंड वेव इज इन एयर आर एग्जाम्पल ऑफ। ध्वनि, हवा में ध्वनि तरंगे उदाहरण है मैकेनिकल वेव का, लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। साउंड वेव इज इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ध्वनि की जो तरंगे हैं वो किसका उदाहरण होती हैं, यांत्रिक तरंगों का, लॉन्गिट्यूड का मतलब हो सकता है अब से लॉन्गिट्यूड या ऊर्ध्वाधर तरंगे, ट्रांसवर्स अनुदैर्घ्य तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत विकिरण तरंगे हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल करेक्ट है इसका, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल जो है ये करेक्ट है इसका, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप इसको लॉन्गिट्यूड से याद कर सकते हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर तरंगे थी उस तरीके से आप इसको अगर कहें, सो अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य कह सकते हैं। जैसे ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ है, वैसे अनुदैर्ध्य तरंगे आप इसे कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, वुड ऑफ विच ट्री इज यूजुअली यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल। पेंसिल बनाने में आमतौर पे किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, टीक, सीडर, देवदार, अबनस। देखिए, वैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों कि पेंसिल की अगर हम बात करें, जैसा कि आप इस तरह से पेंसिल देखे होंगे, ऐसे मान लो पेंसिल होती है ऐसे, और पेंसिल ज्यादातर तो बनता है देवदार। अच्छा, कहीं कहीं पे अगर हम देखें तो इससे हम कह सकते हैं सीडर। इसे कहा जाता है बच्चे सीडर, क्या कहते हैं, सीडर।
सीडर का ही एक हिंदी नाम है देवदार, जो कि यहाँ पे जो अगला विकल्प आपको दिया है उसी का हिंदी रूप दे दिया है। मतलब सीडर का ही नाम देवदार भी है, तो देवदार भी आप इसे कह सकते हो। तो फिलहाल करेक्ट आंसर आपका, यहाँ इंग्लिश को प्राथमिकता देते हुए चलेंगे। हाँ, इसमें अगर कहें टीक है, देवदार है, सीडर है, इन सबसे पेंसिल बनती है। हाँ, पेंसिल के अंदर की जो नोक होती है, नोक आप कह दो या हिस्सा कह दो, वो हिस्सा होता है बच्चे ग्रेफाइट का। किसका होता है? ग्रेफाइट का। सो पेंसिल के अंदर का जो हिस्सा है वो कहलाएगा हमारा ग्रेफाइट का, और ये जो हिस्सा पेंसिल बन रही है वो कहलाएगी देवदार या आप सीडर। तो सीडर को प्राथमिकता देंगे, माने बी जो है आप अगर कहते हैं, सो करेक्ट आंसर बी है इसमें। ठीक है, सीडर आपका जो है सही उत्तर है मित्रों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है which metal does not undergo the corrosion due to the formation of a oxide layer। ऑक्साइड परत बनने के कारण किस धातु का संक्षारण नहीं होता है? तब ऑक्साइड की लेयर जब बनती है, ऑक्साइड जब परत बनती है, तो निम्नलिखित में से किस धातु का संक्षारण नहीं होता? कौन सी धातु है जो संक्षारण नहीं होती? जिंक है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, किसका संक्षारण नहीं होता है ये देखना है। सो मित्रों, इसमें अगर कहें तो एल्युमिनियम का संक्षारण जो है नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर हम ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीड लेयर की बात करते हैं, सो ऑक्सीड लेयर के दौरान जो कोएर्सन नहीं होता है, कोएर्सन नहीं होता है, किसका नहीं होता है बच्चों? एल्यूमिनियम का नहीं होता है। किसका नहीं होता है? एल्यूमिनियम का नहीं होता है। एल्यूमिनियम जो है इसके लिए क्या है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी इसका जो है बच्चे वो क्या है? करेक्ट उत्तर है। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला है रेडिएटेड क्लाउड्स ऑफ रेरिफाइड गैस इज कॉल्ड। दुर्लभ गैसों के विकिरणित बादलों को कहा जाता है सुपरनोवा, नेबुला, प्लैनेट या स्टार। दुर्लभ गैसों के विकिरणित बादलों को कहा जाता है सुपरनोवा, नेबुला, प्लैनेट या स्टार। क्या कहा जाता है इसको? सो ये बताना है। सो इसका जो अगर हम कहें दुर्लभ गैस जो मतलब बहुत ज्यादा रेयर होती है, तो रेरिफाइड गैसेस अगर कहें, सो इसके लिए कहा जाता है नेब्यूल। नेब्यूल एक टर्म होता है जिसके लिए ये टर्म लगता है। वैसे फिलहाल बताया मैं यहाँ पे जो अन्य टर्म दिए हैं बेटा, जैसे सुपरनोवा है। सुपरनोवा इज अ प्रिमिटिव स्टार विच ओरिजिन ऑफ ए यूनिवर्स। ये कहें तो ज्यादा सुटेबल है। मतलब सुपरनोवा जो है एक आदिम तारा या प्राथमिक तारा है जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है, ये उसके लिए लगता है सुपरनोवा। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट तो हमारे ग्रह हैं। अगर हम कहें भाई कि पृथ्वी जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी या प्लूटो, ये सभी हमारे ग्रह हैं। और ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों एक परिक्रमा करते हैं, उनकी गति में चक्कर लगाते हैं। स्टार भाई तारा क्या है? तारा एक सूर्य है, सूर्य एक तारा है, कि सिंपल कह सकते हैं। बाकी जो नेबुला वाला है ये कहे जाते हैं दुर्लभ गैसें या रेरिफाइड गैसेस कही जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 45 का आंसर नंबर बी जो है वो सही है। जो बच्चे बी के साथ में जा रहे हैं या बी बता रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Recently, the government of India has announced the financially assistance to which country mount for concrete water cistern leave clean water project। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के मोटू फाओ कंक्रीट वाटर सिस्टम को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? स्वच्छ जल परियोजना है। अच्छा, तो क्वेश्चन तो भैया बढ़िया है, लेकिन ये करंट का है। आइए समझें। भारत सरकार के द्वारा किस देश को अभी मोन्टफॉ कंक्रीट वाटर सिस्टम के लिए एक क्लीन वाटर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया है? कौन सा देश? तंजानिया। देखिए तंजानिया जो है, ये अगर मैं कहूँ, तंजानिया जो देश है ये अफ्रीका का देश है जिसकी कैपिटल डोडोमा है। ट्यूबला, ट्यूबला हो सकता है ये आंसर ट्यूबला है। ट्यूबला जो है ये पड़ता है यूरोपियन में, सॉरी अफ्रीकन में। युगांडा कंपाला है कैपिटल, अफ्रीका है। केन्या का नैरोबी है, ये भी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर फिलहाल है वो ट्यूबला है, मुझे लग रहा है ट्यूबला है। सो यस, ट्यूबला इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे ट्यूबला के साथ में जा रहे हैं, ठीक है,
वालू के साथ जा रहे हैं, ट्यूवालू इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या है, ट्यूवालू है। जो भी बच्चे कह रहे हैं ट्यूवालू, वो बिल्कुल सही है। अभी हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है recently which of the following Indian ship has participated in the PASEX exercise between the India and Saudi Arabian Navy। सो क्या है, देखिए इंडियन एंड सऊदी अरेबियन, इंडियन एंड सऊदी अरेबियन नेवी में, इंडियन और सऊदी अरेबियन नेवी में क्या है अभी जो अभ्यास हो रहा है। चार ऑप्शन है, आईएनएस चेन्नई है, आईएनएस कोच्चि है, आईएनएस कामुरोता है, आईएनएस कावरती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है पैसेक्स अभ्यास के लिए वो आईएनएस चेन्नई है बच्चों। क्या हो जाएगा, पैसेक्स अभ्यास में आईएनएस चेन्नई है इसका करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी हमारे आईएनएस चेन्नई के साथ जा रहे हैं या जिन्होंने चेन्नई का आंसर दिया है वो सभी जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, देयर इज नो मिस्टेक, बिल्कुल सही आंसर है। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है वेयर हैज द अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO, सिंपल आप शॉर्ट में कह सकते हो ACTO, जैसे नाटो है NATO वैसे ACTO, अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोजेक्ट अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन वर्षा वन की सुरक्षा के लिए अमेजोन सहयोग संधि संगठन कहाँ स्थापित किया गया है अभी। सिंपल सी बात है कि अमेजोन वर्षा वन, अब कंफर्म तो ये तो दिमाग में श्योर है हमारे कि अमेजोन की बात यहाँ हो रही, तो ये बात हम कर रहे हैं साउथ अमेरिका, ये अगर हम कहें तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। किसकी हम बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका की। तो अगर हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो साउथ अमेरिका में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जैसे वेनेजुला है, कैराकस इसकी कैपिटल है, ब्राज़ील की ब्राज़िलियस है, अर्जेंटीना की ब्यूनस एरीज है, और चिली सेंटियागो। सो करेक्ट आंसर इसका वैसे ब्राज़ील होगा, सबसे बड़ा देश तो यही लगता है मुझे यहाँ पे। और जो मेज़र करने का हिस्सा है, चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेजोन के जो वर्षा वन है वो ज़्यादातर ब्राज़ील के रीजन में ही है। कहाँ है, ब्राज़ील के रीजन में है। सो करेक्ट आंसर इसका बी ब्राज़ील होना चाहिए। सो ब्राज़ील जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर। देखिए चूंकि वैसे मैं बताऊं बच्चों, मुझे भी इसका थोड़ा आंसर क्लियर नहीं था, मैंने अंदाजन टिक किया था, तो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर हमको मिल रहा है वो ब्राज़ील है। तो जो भी बच्चे हमारे ब्राज़ील के साथ जा रहे हैं, जिन्होंने ब्राज़ील किया है, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। सो बिल्कुल सही रहा। देखिए एक बात ये भी आप सभी याद रखिए, कभी भी जैसे जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतने तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कभी तुक्का भी लगाएं तो कम से कम क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से व्यवस्थित कर लें और दिमाग को सेट कर लें, और प्रयास ये करें कि हाँ ये हो सकता है, यानी इसके भी चांसेस है। मैंने क्वेश्चन को तुक्का लगाने के भी साइंटिफिक मेथड होते हैं। अगर कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तभी करें, अन्यथा अगर गलत लगे तो उसको छोड़ देना ही उचित होगा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 भारत में पहली बार किस देश में आयोजित की गई है। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 पहली बार किस देश में आयोजित की गई है। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों जो है हमारे एशिया में है, लेकिन फ्रांस जो है यूरोप में दिख रहा है। तो चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है, यूएई है। इसका जो करेक्ट आंसर है फिलहाल इंडिया है। चूंकि एशिया में अगर बात आएगी तो इंडिया नंबर 1 तो रहेगा ही, इंडिया है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी। जो भी विद्यार्थी हमारे सी के साथ गए हैं उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल जो है करेक्ट है मित्रों। अब चूंकि हम बात करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सारे विद्यार्थी लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या है लास्ट क्वेश्चन वो समझने का प्रयास करेंगे, वो समझने का प्रयास करें क्या है प्रश्न। क्वेश्चन है कि वेयर हैज द भू विजन पोर्टेबल डिवाइस फॉर सॉइल टेस्टिंग बीन लॉन्च बाय द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
देखिए चेक भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, अगर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र आता तो कटक लगा देते, उड़ीसा बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन चाहे ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण के लिए पोर्टेबल उपकरण भू विजन कहाँ लॉन्च किया गया है ना। मृदा परीक्षण के लिए पोर्टेबल पोर्टेबल उपकरण भू विजन कहाँ आयोजित किया गया है। तो भू विजन कहाँ आयोजित किया गया है, इसके सामने आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, हैदराबाद, देहरादून या नई दिल्ली। सो मित्रों फिलहाल जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। जो भी बच्चे हमारे हैदराबाद के साथ जा रहे हैं, हैदराबाद जिन्होंने टिक किया है या इन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कभी भी अगर केंद्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र आए तो आप उसको लखनऊ लगा सकते हो, CSIR लखनऊ में है। जैसे कभी आ जाए केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र आ जाए तो आप देहरादून लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे चूंकि नई दिल्ली में कृषि भवन या कृषि अनुसंधान केंद्र भी है, उसी तरीके से जैसे आपने देखा कि यहाँ पे के भारतीय चावल संस्थान मृदा परीक्षण के लिए पोर्टेबल भू विजन जो लॉन्च किया गया, भू विजन वो कहाँ लॉन्च किया गया, हैदराबाद में। सो जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। सो बी वाला आंसर सही था। सो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको जितनी बातें हो सकती थी मैंने पूरी बातें आपको बताया, और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको डिटेल में दिया, जहां डायग्राम हो सकते थे डायग्राम बताया, जहां जो एक्सप्लेनेशन हो सकता था वो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को समझ में आया, आज का सेशन आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लगा है। सो प्यारे बच्चों आज का सेशन अब मैं यहीं समाप्त करता हूं, और अगली बार मैं फिर आपसे मिलूंगा। SSC का स्पीड टेस्ट नंबर 10 मैं लेकर आऊंगा आपको, ठीक है, और उसको आप देखेंगे, उसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। सो आपके लिए तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर SSC नंबर 10। ओके।